चलिए बढ़ते आगे और आपको दिखाते हैं 24 मिनट में 24 बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देवघर दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के दौरे को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से आज सुबह 8 बजे के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए वैद्यनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश की मनाही। अमित शाह के मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। अमित शाह दोपहर 12 बजे देवघर पहुंचेंगे और सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाबा के दर्शन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह इफ्को नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करेंगे और फिर बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे। अमित शाह शाम 4 बजे रामकृष्ण मिशन के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। तो अमित शाह देवघर आज पहुंचेंगे, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करेंगे और आम श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल वहां पर दर्शन नहीं हो पाएंगे। जब अमित शाह के दर्शन पूरे हो जाएंगे उसके बाद उनके लिए दरवाजे खोले जाएंगे। G20 देशों की अध्यक्षता कर रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। अमेरिका के चर्चित सर्वेक्षण एजेंसी के ताजा सर्वे में पीएम मोदी को 22 देशों के नेताओं में पहला स्थान मिला है। यही नहीं, पीएम मोदी की लोकप्रियता सितंबर 2021 के बाद लगातार बढ़ रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ताजा सर्वेक्षण में पीएम मोदी को वयस्क आबादी में 78% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को दूसरे नंबर पर जगह मिली है। उन्हें 68% वयस्कों ने अपनी पहली पसंद बताया है और इसी सूची में तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलान बेरसेट हैं। उन्हें 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय काशी दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री G20 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वाराणसी में विकास कार्यों का सीएम जायजा लेंगे। 5 फरवरी को वो संत रविदास की जयंती में शामिल होंगे। सीएम दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। G20 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। योगी आदित्यनाथ संत रविदास की जयंती में शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। काशी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। 2 दिवसीय काशी दौरा है सीएम योगी का। G20 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और लगातार समीक्षा कार्यक्रम भी चल रहा है। संत रविदास की जयंती में भी शामिल होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ का यह अहम दौरा, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। काशी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिनों का ये काशी दौरा होगा जिसमें G20 की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। संत रविदास की जयंती में भी वो शामिल होंगे। बैंकिंग सेक्टर को लेकर संभावित जोखिम की अटकलों के बीच आरबीआई ने कहा है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर काफी मजबूत है और यह स्थिर बना हुआ है। इसके पहले आरबीआई ने बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज का हिसाब मांगा था। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि आरबीआई के पास सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स CRILS के डेटाबेस ये सिस्टम है। यहां बैंक 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के अपने एक्सपोजर की रिपोर्ट करते हैं। आरबीआई ने कहा है कि इसका उपयोग बैंक बड़े ऋणों की निगरानी के लिए करते हैं। दूसरी ओर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि अडानी समूह को उसकी तरफ से कुल कर्ज 27,000 करोड़ रुपए है। ये बैंक के कुल रकम का महज 0.88% है। तो भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत है, आरबीआई की तरफ से ये बताया गया है। ये भी कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर काफी स्थिर है और हम लगातार निगरानी भी कर रहे हैं, लगातार निगरानी करते रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए टारगेट किलिंग का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकारी अधिकारी कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना एक निर्दयी कदम है। आशा है आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। राहुल ने चिट्ठी में आगे लिखा कि अपनी सुरक्षा और परिवार की चिंताओं को लेकर गुहार लगा रहे कश्मीरी पंडितों को सरकार से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद है। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि कश्मीरी पंडितों को मैंने पूरा भरोसा दिया है कि उनकी मांग पीएम मोदी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राजौरी में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इस महीने महाराष्ट्र को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात मिलने वाली है। सूत्रों के अनुसार 10 फरवरी को पीएम मोदी इन दोनों ट्रेनों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हरी झंडी दिखा सकते हैं। दोनों नई वंदे भारत ट्रेन का रूट भी तय हो चुका है। जानकारी के मुताबिक एक वंदे भारत ट्रेन मुंबई से सोलापुर के बीच चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन मुंबई से शिरडी के बीच चलाई जाएगी। पीएम मोदी की हरी झंडी मिलने के बाद अब मुंबई से 3 वंदे भारत ट्रेन चलने लगेंगी। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच पहले ही वंदे भारत ट्रेन चली थी। दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में पार्किंग ब्रेक लगाए जाएंगे, जो मुंबई में ट्रेन को ग्रेडियंट पर लुढ़कने से रोकेंगे। लगभग 25 किलोमीटर लंबा भोर घाट, जिसे खंडाला घाट भी कहा जाता है, करजत और खंडाला स्टेशनों के बीच फैला हुआ है, जबकि 14 किलोमीटर लंबा थल घाट, जिसे कसारा घाट भी कहा जाता है, कसारा और इगतपुरी खंडों के बीच फैला हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर के उद्घाटन से वीजा के लिए लोगों को दिल्ली तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वीजा अप्लाई के लिए अब तक आम जनमानस को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, और इस वीजा एप्लीकेशन सेंटर से लोगों की समस्या का बड़ा समाधान हो जाएगा। वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास 5 कालिदास मार्ग से सुबह 11 बजे करेंगे। वीजा एप्लीकेशन सेंटर के उद्घाटन के साथ ही 9 फरवरी से यहां ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी और जर्मनी समेत कई देशों के वीजा एप्लीकेशन स्वीकार होने शुरू हो जाएंगे। तो अब वीजा के लिए यूपी के लोगों को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब अपनी ही पार्टी में वो फंसते नजर आ रहे हैं। पार्टी की 2 महिला नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऋचा सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जब पार्टी से बाहर थे तो पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे, अब पार्टी में रहकर ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की है। रोली तिवारी मिश्रा ने एक के बाद एक 8 ट्वीट करके स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे धर्मद्रोहियों से राष्ट्र को खतरा है। रोली तिवारी ने कहा, हर तरफ सनातन धर्म के खिलाफ साजिश की जा रही है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना रावण से कर दी। मनोज तिवारी ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य इस युग के रावण हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक दलों और साधु संतों के निशाने पर आए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। एसपी प्रवक्ता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने अपनी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर रासुका लगाने की मांग की है। डॉक्टर रोली ने ट्वीट कर अपील की है कि एसपी नेता पर सख्त कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि रोली तिवारी पिछले काफी दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य का मुखर होकर विरोध कर रही है। सपा प्रवक्ता ने लिखा है कि हर तरफ सनातन धर्म के खिलाफ साजिश कर हिंदू जातियों को बांटकर क्या देश में गृह युद्ध जैसी भूमिका रची जा रही है।
दूसरे ट्वीट में उन्होंने सीएम योगी से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में धार्मिक उन्माद और जातीय संघर्ष फैलाने की चेष्टा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर इन्हें से रासुका लगाई जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के फिनलैंड में प्रशिक्षण वाले मुद्दे पर केजरीवाल सरकार से खींचतान के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विदेश दौरे को मंजूरी दे दी है। इस विदेश दौरे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनके सचिव भी जाएंगे। एलजी प्रस्तावित दौरे के लिए सैद्धांतिक रूप से आवश्यक मंजूरी और अन्य कोर्ट औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन सहमत हुए हैं। गौरतलब है कि सीएम और मनीष सिसोदिया ने सचिव, निदेशक और उनके अपने सचिव के साथ सिटी पोर्टलैंड, ओरेगन, यूएसए में आयोजित होने वाले एसॉल्ट शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह इच्छा व्यक्त की थी और एलजी को भेजी गई फाइल में खर्च को लेकर कंफ्यूजन न हो, इसके लिए एक फाइल एलजी के पास गई थी जिसमें एक पैरा में सचिव आदि खर्च और आयोजनकर्ता द्वारा उठाने की बात ये खर्च कही गई थी। वहीं डिप्टी सीएम के खर्च को जीएनसीटीडी द्वारा उठाने की बात कही थी। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को फिनलैंड में प्रशिक्षण वाले मुद्दों के लिए तो आपको हमने बताया। इसके बाद जो है अगली खबर आपको बताएं, पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। जस्टिस मेनन बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बात करेंगे। 73 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें वकालत से जुड़ी देश विदेश की कई हस्तियां शिरकत करेंगी। ये कार्यक्रम भारत के सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जस्टिस संजय किशन कौल स्वागत भाषण देंगे और इनके साथ ही इसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी अपने विचार रखेंगे। सीजेआई ने न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन को आमंत्रित करना सम्मान की बात कहा है, बताया है। और आपको बता दें, सिंगापुर के सीजेआई सुंदरेश मेनन भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था और उसके ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। भारत के संघीय न्यायालय और पीवीपर्स काउंसिल का विलय करके भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद सुरक्षा बल उनके अन्य साथियों की तलाश में जुटे हैं। दरअसल कुलगाम पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। सूचना के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में जैश मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं, जिसमें 4 यूबीजीएल गोले, 446 M4 राउंड, 30 AK-47 राउंड, 2 मोर्टार शेल शामिल हैं। आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा बलों को साफ तौर पर यह भारी कामयाबी हाथ लगी है। कुलगाम में टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। कुलगाम में इस टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सुरक्षा बलों की 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और भारी मात्रा में उनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं।